Hello aspirants, welcome to the channel your UPSC Note. I hope you all are doing great. आज मैं जो आपके लिए टॉपिक लाई हूँ दैट इज़ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट. ये हिस्ट्री का टॉपिक है. तो आज मैं ये आपको बताऊंगी इसको आप कैसे पढ़ें, इस पे नोट्स कैसे बनाएं, कैसे आंसर को स्ट्रक्चर करें. और आप ये टॉपिक्स जो मैंने नोट्स बनाए हैं ये इतनी ही डेप्थ तक आप बुक्स से पढ़ सकते हैं. ऑलराइट, सो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स. तो पहले हम ये देखते हैं कि जो मूवमेंट्स थे क्यों हुए, व्हाट वर द फैक्टर दैट गेव राइज टू द मूवमेंट्स. तो इसको देखिए ऐसे पॉइंट वाइज फ्लो चार्ट में इस तरह से आप बनाइए. इजी टू रिमेंबर, इजी टू प्रेजेंट इन द एग्जाम ऑल्सो. एग्जामिनेशन हॉल में भी आपको ऐसे ही लिखना है. It will give neat and clear picture to the examiner. So factor that gave rise to socio-religious reform movements were presence of colonial government on Indian soil. Presence of colonial government on Indian soil. So that was the one of the reason that gave rise to socio-religious reforms. Second, various ill-plaguing Indian society. हमारी Indian society में ना बहुत सारी कुरीतियाँ थी. इल्स प्लेगिंग मतलब जो हम कह सकते हैं बहुत सारी कुरीतियों से हमारी सोसाइटी वाज प्रिवेलेंट इन दोज टाइम्स. तो अब जब कोई कमी रहती है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं उसको हटाने की इच्छा भी होती है, या एक ऑटोमेटिक देयर विल बी सम सेक्शन हु वुड वांट टू दीस थिंग्स गो अवे. तो व्हाट वर दोस इल दैट वाज प्लेगिंग इंडियन सोसाइटी? सुपरस्टिशन बहुत ज़्यादा था. ऑब्सक्यूरेंटिज्म, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब था जो नॉलेज था वो कुछ लोगों के पास था. तो नॉलेज जब कुछ लोगों के पास होता है तो उसका इस्तेमाल भी वही करेंगे, अपनी बेनिफिट के लिए करेंगे. तो फिर क्या हुआ? द अदर सेक्शन विच वर प्रिवेंटेड फ्रॉम द नॉलेज, तो उनको नॉलेज कैसे आएगा? इसके लिए भी रिफॉर्म मूवमेंट्स लाए गए कि नो, नॉलेज शुड नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड टू फ्यू पीपल, एवरीबडी शुड बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस, इट शुड बी यूनिवर्सल. तो यूनिवर्सल नहीं था, ये भी एक प्रॉब्लम था जिसको ख़त्म करने के लिए रिफॉर्म की ज़रूरत थी. पॉलीथीज़म, बहुत सारे देवी देवताओं को मानना, क्योंकि हमारे यहाँ तो वी आर मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजियस सोसाइटी. तो ये भी some reformers thought this is not a good idea. Then idolatry, जो idol worshipping करते हैं. फिर हमें some reformers thought this is idolatry should not be the focus of religion. Instead the spiritual awakening should be important. इमेज वर्शिप को इम्पोर्टेंस ना देके लोगों को अंदर से you should connect to the God, ये भी एक थी. और आज के टाइम में अगर हम इन करंट सिचुएशन की बात करें तो बहुत अवेकनिंग हो गई है, नॉट ओनली ऑन इन इंडिया बट ऑन द वर्ल्ड स्केल. लोग मेडिटेशन, योगा, these things are very much prevalent now. People are, even to deal with their daily life, people are meditating instead of idol worshipping कि हमने अगरबत्ती जला दी तो हमारी समस्या का सारा समाधान हो जाएगा. No. So and the next is degraded position of women. औरतों की स्थिति तो बहुत ही खराब थी, आज भी है, but we have moved a lot ahead. Some women are still, they are facing, they will obviously, because of this history of their being at degraded position, और उसको equality achieve करने में उतना ही time लगेगा, जितना उनको degraded status में रहना पड़ा है. But that time you can understand the situation the women were facing. So degraded position of women it also gave rise to reform. रिफॉर्मर्स ने, बहुत सारे रिफॉर्मर्स ने उन्होंने सोचा नहीं, अगर हमें सोसाइटी को आगे बढ़ाना है तो इंडियन वुमेन की पोजीशन को इम्प्रूव करना पड़ेगा, एंड उनको एडुकेट करना पड़ेगा, उनको पावर देनी पड़ेगी, so that the situation of the
होल सोसाइटी कैन बी अपलिफ्टेड, तो उसके लिए रिफॉर्म मूवमेंट्स लाए गए. देन एक्सप्लॉयटेटिव कास्ट हायरार्की, एक्सप्लॉयटेटिव कास्ट हायरार्की थी, दैट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. आज भी क्योंकि कास्ट हायरार्की हमारी कहीं नहीं गई है, इट इज एज इट इज टू इंटैक्ट इन द इंडियन सोसाइटी. नाउ the next factor that gave rise to reforms, a socio-religious reform movement was spread of education. स्प्रेड ऑफ एजुकेशन ने कैसे हेल्प किया? एजुकेशन जो वेस्टर्न एजुकेशन स्प्रेड हुआ तो उसमें साइंटिफिक टेम्परामेंट था. इट वाज नॉट ट्रेडिशनल एजुकेशन, इट वाज यूनिवर्सल एजुकेशन. इसमें कोई कास्ट बैरियर नहीं था. उस एजुकेशन में जो वेस्टर्न एजुकेशन में कहीं ये नहीं था ये दिस इज रेस्ट्रिक्टेड टू पर्टिकुलर कास्ट, हायर कास्ट, लोअर कास्ट, इसको नहीं पढ़ सकते, ऐसा नहीं था. तो जब लोगों ने पढ़ना शुरू किया तो ज्ञान बढ़ा. तो एजुकेटेड अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड, और जब नॉलेज आई तो लोगों को दुनिया की बातें पता चली. इफ़ यू गेट एजुकेटेड देन आप दूसरों की बुक्स पढ़ सकते हैं, डिफरेंट अलग लैंग्वेज की पढ़ सकते हैं. फिर देन यू अंडरस्टैंड अदर लैंग्वेज एंड देन यू गेट टू नो कि दुनिया में क्या हो रहा है, हाउ इज़ द वर्ल्ड फंक्शनिंग, दूसरी सोसाइटी की इंटीग्रिटीज़ क्या हैं. तो उससे हम जो अच्छी चीज़ें हैं वो सीख सकते हैं. तो हमारे वहाँ एजुकेटेड वर्ल्ड, जो एजुकेशन की वजह से हमें दुनिया का अवेयरनेस भी हुआ, दैट ऑल्सो. और इससे ये भी पता चला कि कहाँ पे लोग क्या रिफॉर्म कर रहे हैं, जो कमियाँ हैं, कहाँ पे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी इंडिपेंडेंस के लिए. तो spread of education definitely gave rise to socio-religious reform movement in India. Then impact of modern western culture. मॉडर्न वेस्टर्न कल्चर से भी हमें जो वहाँ पे द कंडीशन ऑफ द इक्वालिटी थी, और जो लोगों को दे वर नॉट डिवाइडेड ऑन दीज लाइन्स, स्ट्रिक्ट लाइन्स, रिजिड लाइन्स ऑफ कास्ट, वो भी दैट ऑल्सो हेल्प्ड to initiate the socio-religious reform movements in India. And the next was consciousness of the defeat by a फॉरेन पावर. जब आपके पास एजुकेशन आने लगी तो फिर आपको रियलाइज हुआ, ओह ये तो हमारा, ब्रिटिशर्स इज नॉट अस, ये तो कोई बाहर से आए हो जो हम पे राज करने लगे हैं. ये कैसा होने लगा, ये हमने खुद को अलाउ कैसे किया टू गेट सब्जुगेटेड बाय द फॉरेन पावर. वो जब आपके अंदर कॉन्शियसनेस, वो फिर एजुकेशन से कॉन्शियसनेस आने लगी है कि वी आर बीइंग एंस्लेव्ड, वी आर नॉट ट्रीटेड इक्वली. हमारे खुद की ही ज़मीन पे आके हमें हमारे साथ ही इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है. तो उसके लिए फिर सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट आए. देन नेशनलिज्म की वजह से भी राइजिंग टाइड ऑफ नेशनलिज्म ऑल्सो गेव राइज टू सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट. जैसे डेमोक्रेसी लेड टू डेमोक्रेसी इन 19th century, इन द लेट 19th century. तो डेमोक्रेसी की जब कॉन्सेप्ट, जब एक तरफ आप डेमोक्रेसी और देश की बात, नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, तो सोसाइटी में कुछ तो चेंज होगा, कुछ इम्पैक्ट होगा, कुछ चर्निंग होगी. तो दैट ऑल्सो लेड टू द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स. So these are the factors that gave rise to socio-religious reform movements in India before independence. And let's see what is the ideological base for these movements. तो इन reforms का जो ideological base था, देखिए rationalism था, religious universalism, humanism, secularism. So what does it mean कि इसमें these reformers were very forward looking, very modern approach उन्होंने adopt किया. उसमें जो हमारी जो कुरीतियाँ थी, जो बहुत orthodox thinking थी, उससे दूर उन्होंने rationalism, रैशनल माइंड का इस्तेमाल किया कि क्या सही होना चाहिए आज के सर्कमस्टांसेस में, व्हाट इज नीडेड, व्हाट इज राइट थिंग टू डू, विच इज नॉट देयर इन इंडियन सोसाइटी और लैकिंग. तो रैशनलिज्म हुआ, रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म एंड ह्यूमनिज्म एंड सेक्युलरिज्म. आज भी हम सेक्युलर की बात करते हैं, एंड दैट टाइम यू अंडरस्टैंड दे वर प्रैक्टिसिंग द सेक्युलरिज्म. एंड देन these were the ideological base. ये कोई भी रिफॉर्म का ये बेस था कि मतलब वो रिलीजन के बाद
उस पर बात नहीं करेंगे कि हम रिलीजन को एक नया रिलीजन लाए या हम अपने धर्म को ऐसे, उस पर नहीं था। जो रिलीजियस रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म्स प्लस जो रिलीजियस रिफॉर्म्स भी थे ना, उनके सारे रिलीजन में, चाहे वो हिंदू रिलीजियस रिफॉर्म थे या मुस्लिमों की रिलीजियस रिफॉर्म थे, उन्होंने भी अपने उनके खुद के रिलीजन में क्या कमियां हैं, लाइक पर्दा सिस्टम was there, girl child education was not there in Muslims में, तो उसको उन्होंने, एजुकेशन बहुत कम था, तो उसको उनको लगा, मुस्लिम जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म थे उनको लगा कि ये जो चीज़ें हैं हमें हमारे रिलीजन में कमियां हैं, तो वो रिफॉर्म किया। हिंदू में लाइक आइडोलेट्री, इमेज वर्शिप, तो ये चीज़ें कमी लगी, तो उसको रिफॉर्म करने के लिए मूवमेंट चलाया गया। तो ऐसा नहीं था कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम्स या वी वर नॉट फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर, रिफॉर्म का ऐसा एजेंडा नहीं था। सो दीज रिफॉर्म्स वर रियली वेरी very secular, very human in nature. These reforms were totally based on the upliftment of humans, human status, their consciousness and society ko. So this was the ideological base for these reform. And what was the two categories for these reform? The reformist and revivalist. So there were two kind of people, two kind of reforms, we can say. We can categorize them into two ways that it was happening. एक तो थे रिफॉर्मिस्ट, दूसरे रिवाइवलिस्ट थे। रिफॉर्मिस्ट कौन थे? लाइक ब्रह्म समाज। रिवाइवलिस्ट कौन थे? आर्य समाज। रिफॉर्मिस्ट जो कि जो कमियां हैं हम उसको ठीक करेंगे, दैट इज द रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट। रिफॉर्म करेंगे अपने। रिवाइवलिस्ट क्या है? रिवाइवलिस्ट देवर, जो कि हम अभी भी रिवाइवलिस्ट नेचर चल रहा है ना, कि पहले बहुत अच्छा था, वी आर गोइंग टू ब्रिंग दैट बैक, तो अपनी उस पर्सपेक्टिव से। सो देयर वर टू काइंड ऑफ मूवमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा जैसे कि हमने इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस की जो हमारी स्ट्रगल थी उसमें कि गणेश उत्सव का वो कर देना, रिवाइवल करना, तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ रिवाइवलिस्ट। उसमें रिलीजन में कुछ कमी है उसको दूर करने के लिए, या समाज में कुछ कमी है, वो उसका पर्पस वो नहीं था उस मूवमेंट का, बट क्योंकि उसको रिवाइव करना, कि हम उसका फर्वर हाई कर दें। सो देयर वर टू कैटेगरीज ऑफ मूवमेंट, रिफॉर्मिस्ट एंड रिवाइवलिस्ट। And then what was the direction of these socio-religious reforms? The fight for betterment of position of women, struggle against caste-based exploitation, religious reform like superstition, idolatry, ये सब remove करना, and educational reform, scientific education मिले. So these were the direction of reform. This is again very rational, very scientific, very secular direction for any reform to be in those times. So betterment के लिए, औरतों की betterment के लिए, कोई कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो, उसके अगेंस्ट जो रिफॉर्म कर रहे थे, एंड सुपरस्टिशन एंड आइडल वर्शिपिंग को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाए। दोज वर द रिलीजियस रिफॉर्म एंड एजुकेशनल रिफॉर्म के साइंटिफिक टेम्परामेंट मासेस में बिल्ड किया जाए, so that we can stand against Britishers. So these were the direction of reform. So this is all for today's video. Please like, share and subscribe this channel. This is your own channel. I will really appreciate your efforts to like and subscribe and share. See you in the next video with the next topic. Bye bye. Love you all.